एक बार फिर आपको लिए चलेंगे सुप्रीम कोर्ट, जहां पर वजीर इत्तलात मरियम औरंगजेब मीडिया से गुफ्तगू कर रही हैं। सुप्रीम कोर्ट के बाहर अब से कुछ देर पहले इमरान खान ने भी मीडिया को ब्रीफिंग दी, मीडिया से गुफ्तगू की, और उससे पहले ख्वाजा साद रफीक और ख्वाजा आसिफ ने भी मीडिया को इस केस के हवाले से ब्रीफ किया। और इस वक्त पोडियम पर आ चुकी हैं वजीर इत्तलात मरियम औरंगजेब, जो कि मुस्लिम लीग नून के पहलू से इस केस की आज जो समाअत हुई है उस पर रोशनी डालेंगी। एक दफ़ा फिर अदालत में ये बात हुई कि इमरान खान साहब की अपनी पिटिशन जो उन्होंने जमा कराई है उसमें ही कॉन्ट्रडिक्टरी और तजाद स्टेटमेंट्स हैं। एक तरफ उन्होंने कहा, अपनी पिटिशन का हिस्सा है कि मियां मोहम्मद नवाज शरीफ की इनकम टैक्स और वेल्थ टैक्स स्टेटमेंट्स को FBR को कहा जाए कि प्रोब करें, और दूसरी तरफ वो अपनी ही पिटिशन में पहली प्रे में कह रहे हैं कि मियां मोहम्मद नवाज शरीफ साहब को डिस्क्वालीफाई कर दिया जाए क्योंकि उन्होंने टैक्स चोरी की है। मतलब इस तरह की और कितनी ही पिटिशन के हिस्से हैं जो पढ़ के सुनाए गए, जिनका उनके वकील ने दलाइल ही पेश नहीं किए, जिनसे उनके वकील और वो खुद पीछे हट चुके हैं। इसके साथ साथ कल सारा दिन मीडिया पे चला और इमरान खान साहब ने आपके सामने बाहर आकर कहा कि प्राइम मिनिस्टर ने यू टर्न लिया है और प्राइम मिनिस्टर ने अस्तना मांगी है कोर्ट से। इमरान खान साहब, इन दोनों बातों के ऊपर आज मैं वजाहत करना चाहती हूँ कि प्राइम मिनिस्टर मियां मोहम्मद नवाज शरीफ ने किसी किस्म की कोर्ट से अस्तना मांगी नहीं है, और अगर मांगनी होती तो इस केस की एडमिसिबिलिटी और मेंटेनेबिलिटी को चैलेंज करते, लेकिन प्राइम मिनिस्टर ने खुद सुप्रीम कोर्ट को कहा कि इस केस को सुना जाए। अस्तना किसने मांगी है? वो सड़क के उस तरफ इलेक्शन कमीशन में उन्होंने अस्तना मांगी, और 2007 में अपने केस पे उन्होंने कहा कि मैं उस चीज़ का आंसरेबल नहीं हूँ जो मैंने इलेक्शन लड़ने से पहले किया, और जिस किस्म का एफिडेविट उन्होंने जमा कराया उसके ऊपर उन्होंने अनकंडीशनल माफ़ी मांगी, अनकंडीशनल माफ़ी मांगी, और कहा कि मैंने जो कहा कि अदारे तासुब फैलाते हैं मैं गलत था, और उन्होंने तमाम जो अपना जवाब जमा कराया था उसको विड्रॉ किया। तो इमरान खान साहब, मेरा ख्याल है वक्त आ चुका है कि अब आप कौम से भी अनकंडीशनल माफ़ी मांगें कि मैं 3.5 साल जो झूठ बोलता रहा, जो मैंने इंतशार की सियासत फैलाने की कोशिश की पाकिस्तान के अंदर, मैं उससे कौम से अनकंडीशनल अपॉलजी करता हूँ। उसके साथ साथ ये कहा गया कि प्राइम मिनिस्टर ने टैक्स चोरी किया, ये कहा गया कि प्राइम मिनिस्टर ने मनी लॉन्ड्रिंग की, ये कहा गया कि पाकिस्तान की कौम का पैसा लूटा गया, और ये आखिर में यहाँ बात आ गई कि पार्लियामेंट्री स्पीच के अंदर तजाद है। तो आज अदालत के अंदर एक सेंटेंस गूंजा कि प्राइम मिनिस्टर ने अगर टैक्स चोरी की होती, अगर मनी लॉन्ड्रिंग की होती, तो प्राइम मिनिस्टर खुद सुप्रीम कोर्ट के अंदर इसको केस को सुनने के लिए दरख्वास्त ना करते। और इसके साथ साथ तमाम वो लॉज जो पाकिस्तान की तमाम लोगों के ऊपर, सिटीजन्स के ऊपर, पाकिस्तान के पार्लियामेंटेरियंस के ऊपर लागू होता है, वही लॉ प्राइम मिनिस्टर मियां मोहम्मद नवाज शरीफ के ऊपर भी लागू होता है। आपने आज यहाँ बाहर आके कहा कि पार्लियामेंट्री स्पीच से भाग रहे हैं और रिकॉर्ड पे लेकर नहीं आ रहे। प्राइम मिनिस्टर तीसरी दफ़ा मुंतखब वज़ीर आज़म हैं, वो ना तकरीर करते हुए डरते हैं, और इस वक्त सुप्रीम कोर्ट के तमाम रिकॉर्ड्स के ऊपर जितनी तकारीर प्राइम मिनिस्टर ने की वो रिकॉर्ड का हिस्सा हैं। और आखिर में ये कहा गया आज कोर्ट के अंदर कि अगर टैक्स चोरी नहीं हुई, अगर मनी लॉन्ड्रिंग साबित नहीं हुई, और वो तमाम लॉज जो पाकिस्तान के तमाम सिटीजन्स और पार्लियामेंटेरियंस के ऊपर लागू हैं, और क्योंकि इमरान खान साहब ने किसी किस्म का कॉन्ट्रडिक्टरी सबूत कोर्ट के अंदर पेश नहीं किया हमेशा की तरह, तो इस केस में प्राइम मिनिस्टर को डिस्क्वालीफाई नहीं किया जा सकता। इट कैन नॉट बी डन। जब हमारे वकील ने ये बात कही
और साबित किया, लॉ केसेस कोट किए और तमाम पार्लियामेंट की स्पीच को पढ़कर सुनाया गया और बताया गया कि वेल्थ के टैक्स लॉज क्या हैं और इनकम टैक्स के लॉज क्या हैं और उससे जो प्राइम मिनिस्टर की स्टेटमेंट्स हैं वो अलाइंड है। तो ये सोचना और ये ख्वाहिश रखना कि इमरान खान साहब के झूठे इल्ज़ामात के ऊपर प्राइम मिनिस्टर मियां मोहम्मद नवाज शरीफ को डिस्क्वालीफाई किया जा सकता है, तो इट कैन नॉट बी डन। वो जमात जो कभी पार्लियामेंट को बेकार समझती थी और खान साहब कहा करते थे कि वहां जाना टाइम का ज़िया है, ये चोर और डाकू हैं इधर, इसे सही तरह मुंतखब नहीं किया गया, ये धांधली ज़दा है। आज उसी पार्लियामेंट का सहारा लेकर, आज उसी पार्लियामेंट में की गई तकरीर का सहारा लेकर वो ये कह रहे हैं कि वज़ीर आज़म की पार्लियामेंट की तकरीर को बेस बनाया जाए, सबूत बनाया जाए और इन पर कार्रवाई की जाए। खान साहब, वो पार्लियामेंट जिसे आप बेकार कहते थे, आज उसी का सहारा ढूंढ रहे हैं। और ये भी अल्लाह की शान है कि आज उस पार्लियामेंट में की गई तकरीर को आप सबूत के तौर पर पेश कर रहे हैं, क्योंकि आपके पास तो और कोई सबूत नहीं। आपने कहा था लेकर आएंगे मनी लॉन्ड्रिंग का, टैक्स चोरी का, मरियम नवाज की डिपेंडेंट होने का। जब कुछ नहीं मिला तो मियां नवाज शरीफ की चंद तकारीर के तजाद को बार बार आपका वकील उठाता रहा और आज वो भी किस्सा तमाम हुआ, वो ख़त्म हो गया। कोई भी कप्तान वो जब बार बार कोई सीरीज़ हारता है तो रिटायरमेंट ले लेता है। 2013 हारे, अवामी अदालत से हारे आप, अब धरने वाला सीरीज़ हारे, लॉकडाउन वाली सीरीज़ हारे, लेकिन रिटायरमेंट तो दूर की बात, आपके मुंह पर शर्मिंदगी भी नहीं है। और ये आप रिटायरमेंट ले ना लें, लेकिन झूठ बोलने से तो कम से कम रिटायरमेंट ले लें, क्योंकि रोज़ झूठ बोलने से आपको रोज़ाना माफ़ी भी मांगनी पड़ती है। और एक और माफ़ी के लिए अपना जहन तैयार कर लें, एक और माफ़ी के लिए ज़रा तैयार हो जाएं, क्योंकि ये माफ़ी भी आपको मांगनी पड़ेगी। जो इल्ज़ाम आपने लगाया वो आज कोर्ट के अंदर आपके करीबी लोग, मैं उनका शुक्रगुजार हूँ, जिन्होंने मुझे बजाते खुद कहा कि मुबारक हो, आप ये केस जीत गए। ये अल्लाह की मेहरबानी से सच बोलने वाले जीतते हैं और झूठ के सहारे पर केस बनाने वाले केस हारते हैं। और आज तो खान साहब इस तरह हवास बाख्ता नज़र आ रहे थे, बेहोश नज़र आ रहे थे, क्योंकि हमारे वकील के दलाइल और ताबड़तोड़ हमलों के बाद इनको कोई चीज़ नहीं सूझ रही थी। खान साहब बाहर आके बड़ी बातें करते हैं, उन्हें कहें कि अपने वकील को कहें वही बातें अंदर भी किया करें, क्योंकि अंदर आप कोई और बात करते हैं, बाहर कोई और बात करते हैं। और ये कहते हैं कि प्राइम मिनिस्टर ने इस्तिस्ना मांगा। अगर मियां नवाज शरीफ इस्तिस्ना मांगते तो ये केस आज सुप्रीम कोर्ट में ना चल रहा होता। इस केस के चलने की वजह यह है कि मियां नवाज शरीफ ने इस्तिस्ना नहीं मांगा, वो फैसला चाहते हैं। जब वज़ीर आज़म की बात होगी, जब पार्लियामेंट की तकरीर की बात होगी, तो फिर साइड लाइन्स पर उस कानून की भी बात होगी जो पार्लियामेंटेरियंस को इस्तिस्ना हासिल है। इस्तिस्ना की निशानदेही करने में, कानून की शिक पढ़ने में और वो मांगने में बड़ा फ़र्क है। ज़रा मैं वो दोबारा कह दूं, इस्तिस्ना मांगने में और उसकी निशानदेही करने में बहुत फ़र्क है। निशानदेही की गई मगर मांगा नहीं गया। अगर इस्तिस्ना मांगना होता तो हमारा रिटन रिप्लाई, मियां नवाज शरीफ का तहरीरी जवाब जो सुप्रीम कोर्ट में एफिडेविट के तौर पर जमा है, उसमें किसी किस्म के इस्तिस्ना की बात नहीं की गई। ना वज़ीर आज़म के तौर पर लिया, ना लॉ पॉइंट्स पे लिया, ना इस रिट की एक्सेप्टेबिलिटी पे लिया। और हम इस्तिस्ना पर यकीन नहीं रखते। हम अदालत के किए गए फैसले पर, फैक्ट्स पर चाहते हैं, सबूत पर चाहते हैं, दलील पर चाहते हैं, गवाही पर चाहते हैं। और हमें उम्मीद है
कि ये हमारे हक में आएगा, क्योंकि सच यहाँ होगा, उभर कर सामने आएगा। और अवामी अदालत से 2013 और उसके बाद दोबारा 18 में जाने से पहले हम ये क्लीन चिट साथ लेकर जाएंगे। और दोबारा मैं कह दूं, खान साहब कौम को गुमराह ना किया करें। इस्तिस्ना नवाज शरीफ ने नहीं मांगा और ना मांगेंगे, क्योंकि वो यकीन रखते हैं कि वो सच पे हैं। और अगर इस्तिस्ना मांगा होता तो आज ये केस सुप्रीम कोर्ट में कानूनी तौर पर न चल रहा होता। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। आज एक बार फिर अदालत के अंदर तहरीके इंसाफ के लीडरान से लेकर नुमाइंदों तक मायूसी नज़र आई। वो मायूसी थी कि काश के हम कुछ सबूत लेकर अदालत में आते, काश के हम एक अच्छा वकील कर लेते, काश के हम इस गुमराही के मिशन का आगाज़ ना करते। ये हलाल के पैसों से किया गया वकील जो दलील से बात करे तो मायूसी तो होती है। ये फ़र्क है एक अच्छे वकील का और एक चंदे से किया हुआ अदाकार का। अच्छा मरियम, सवाल इस हवाले से तो बात होगी। प्राइम मिनिस्टर सेक्रेटेरिएट में नए 6 दफातर बन रहे हैं। वो मनसूबा 6 माह में मुकम्मल होना था। 11 करोड़ रुपये उसकी लागत है, लेकिन अब वो बढ़ते बढ़ते 29 करोड़ तक पहुंच चुका है। क्या वजह इसमें, क्यों इतना, क्या समझते हैं? जो आपके मुखालिफिन हैं वो कह रहे हैं कि ये प्राइम मिनिस्टर के शाहाना जो अखराजात हैं उसकी ही एक शाखसाना है। क्या कहेंगी, क्यों बढ़ रहा है लागत, इसकी क्यों बढ़ती जा रही है और कब तक ये मुकम्मल? पहले तो मैं ये कहूँगी कि इसमें मुझे थोड़ा सा वक्त दें, मैं पता करूँ कि बात क्या है। लेकिन अगर एक प्राइम मिनिस्टर ऑफिस के अंदर दफ्तर बन रहे हैं तो वो शाहाना प्राइम मिनिस्टर के अखराजात में कैसे ऐड हो सकता है? अब मतलब थोड़ा सा आप लोग खुद भी इस बात को देखें कि दफ्तर में अगर बन रहे हैं, काम अगर हो रहा है और वो प्राइम मिनिस्टर ऑफिस में बन रहे हैं तो वो प्रॉपर्टी प्राइम मिनिस्टर ऑफिस के अंदर की है और ज़रूरत होगी तो बन रहे होंगे। तो मेरे ख्याल में इसको कोरिलेट करना और इस तरह की बात करना नामुनासिब। मेरा ख्याल है एक मिनट, एक बड़ी अहम बात मेरा ख्याल है, शायद मैं याद करवा दूं कि इस हुकूमत ने आते ही 30% अपने अखराजात में कमी की थी और वज़ीर आज़म ऑफिस ने सबसे पहले कमी की थी। तो मेरा ख्याल हमें हकाइक को याद रखना चाहिए। सुप्रीम कोर्ट के बाहर मुस्लिम लीग के रहनुमा मीडिया से गुफ्तगू कर रहे थे। मरियम औरंगजेब और